नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ गंभीर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि सबको विदित है कि भारत अभी बहुत ही दुखद घटनाओं के साथ अभी गुजर रहा है। महामारी का पूरा प्रकोप है और उसी गंभीरता के साथ आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका मैं स्वागत करूंगा बारी बारी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि कैसे कोविड जो है सो भारत की जड़ को हिला चुका है। अगर डाटा के रूप में हम बात करें तो हमारे पास जो आंकड़ा है वो यह बताता है कि पिछले 7 दिनों का अगर एवरेज लिया जाए तो 3,319 डेथ पर डे है। 3,92,488 नए लोग संक्रमित हो रहे हैं। जो टोटल केसेस हैं वो करीब 19 करोड़ 19.6 मिलियन का आंकड़ा आ रहा है, जिसमें डेथ है 2,16,000 का, जिसमें 16 मिलियन रिकवर्ड हो गए हैं। वैक्सीनेशन जो है सो 2% लोगों को कंप्लीटली लगा दिया जा चुका है, जिसका आंकड़ा 22 अप्रैल तक का मेरे पास है, जिसमें 2,54,56,864 लोगों को टिल 22 अप्रैल वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जा चुका है। इसमें थोड़ी सी राहत की बात यह है कि सिंगल डोज जो वैक्सीन है वो 12 करोड़ 38 लाख लोगों तक पहुंच चुका है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का केवल 9% है। ये तो कुछ आंकड़ा था। आज डिबेट स्टार्ट करने से पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति से ही मैं उसको शुरुआत करूंगा। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। कार्तिकेय जी, कोरोना ने जितना नुकसान पहुंचाया है भारत को, आप चूंकि भारत को बाहर से देख रहे हैं, हम लोग तो अंदर से महसूस कर रहे हैं, तो मतलब आप कैसे इसको समाकलित करके आप इसको कहना चाहेंगे इसके विषय में? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए। मैं भारत को लगभग 18,000 किलोमीटर दूर से देख पा रहा हूँ, यहाँ पर विदेशी लोगों के बीच और यहाँ की मीडिया के माध्यम से। और उसके बाद फिर मैं जो अपना इंडिया का मीडिया है उसको देखता हूँ जी। उन दोनों में बिल्कुल भी समानता नहीं और बहुत से है कि लोगों ने जो एक इमेज विश्व में बनाई कि हम लोग सक्षम हैं किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने के लिए, बहुत अच्छे हमारे यहाँ मैन पावर बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है। और अब इस समय पूरे विश्व में एक ही बात हो रही है कि जब इतनी अच्छी लीडरशिप थी और इतना स्ट्रॉन्ग रिसोर्सफुल इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल धराशायी हो गए और बिल्कुल कोरोना मैनेजमेंट में पूर्ण रूप से फेल हो गए। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है उसका बहुत जिम्मेदार हम कहेंगे कि भारतीय नागरिक, सबसे पहले तो नागरिक कि जिन्होंने जो नियम हैं उसको ढंग से नहीं पालन किया उसका, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो व्यवस्था है, जो वहाँ की सिस्टम, जिस तरीके से हम लोगों को मालूम था कि जो पहला चरण था उसके बाद वैक्सीनेशन आया, हमारी इतनी आबादी है, कैसे वैक्सीनेशन लगना चाहिए, किस तरीके से यूके का जो वेरिएंट आया था, क्योंकि असली जो की है वो है जब यूके का वेरिएंट आया था तो बाकी देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ पर विदेश यात्राओं पर बैन लगा दिया, इनकमिंग ट्रैवल्स पर बैन लगा दिया, लेकिन भारत ने उसमें देरी कर दी। भारत ने देरी कर दी, वहाँ से वो नया वेरिएंट आया, उसके बाद भारत में मेला, फिर और हम उसको मतलब देखते हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि नहीं जी हम इस पार्टी के साथ हैं तो ये बहुत एक घटना हो दिया, घटने में की स्थिति में आ गए, पूरा विश्व इस समय हम पर। एक छोटे देश आज हमारी मदद के लिए, भूटान जैसा देश हमारी मदद कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश जो है वो पूरे विश्व में मैसेज दे रहा है कि हम भारत की मदद करने के लिए हैं। मतलब भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा था, जो वाकई जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं है।
हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस के हम लोग शिकार हो गए। हम लोगों का ध्यान जो था कोरोना मैनेजमेंट से ज्यादा शायद व्यक्तिगत राजनीतिक दलों के जो हित होते हैं उन पर था। उसका परिणाम हमारे सामने है, बेहद दुखद है। मैं यहाँ से यही बात देखिए, बहुत जायज बात कही कार्तिकेय जी ने, और मुझे लगता है कि इसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं सो बड़े अच्छे उठाए हैं। एक तो क्या है, देखिए मैं शुरुआत करने का इसीलिए मैंने कार्तिकेय जी को दिया क्योंकि आप ग्राउंड में खेलिए तो आप खेल में रम जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन जब आप ऊपर से दर्शक की दीर्घा में जाके बैठ के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अनोखी घटते हुए नजर आती हैं। और 2-3 पॉइंट्स जो कार्तिकेय जी ने बताया उस पर हम लोग और बहुत गंभीर चर्चा आज करेंगे। प्रफुल्ल जी, क्या लगता है ये जो राजनीतिकरण है, राजनीतिकरण ने ले डुबाया? मतलब हम बहुत अच्छा किया फर्स्ट फेज में, हमने इतना अच्छा कर लिया कि जो है सो उसका पीठ थपथपाने और इन सब चीजों को ही लेके जो है सो हम सेकेंड फेज में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए आज। प्रफुल्ल जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, सुन पा रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद धन मीडिया टीवी। ऐसा है, हमारे कार्तिकेय जी ने जो बातें कही है, जो कहीं न कहीं जो कोरोना दूसरे चरण का जिस तरह से प्रवाह आज देश में आतंक फैला दिया है, इसमें अगर पहले चरण का कोरोना चीन से पूरे विश्व में फैला, इस बात के तह में जब हम जाते हैं तो आज निश्चित रूप से ये लगता है जो कहीं न कहीं भारत के खिलाफ यह एक बड़ी साजिश कहीं से है, जो भारत पूरे विश्व को कोरोना जैसा बीमारी से, महामारी से निजात दिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ ही नहीं बढ़ाया, सेवा करना पूरे विश्व का शुरू कर दिया। आज कोरोना वैक्सीन बना करके पूरे विश्व में डंका बजा के कई देशों को लाभ पहुंचाया। और आज इस देश को क्या हो गया जो इस तरह से कोरोना महामारी के चपेट में खुद आ गया। कहीं न कहीं यह साजिश जरूर नजर आती है, जो हमारे बढ़ते प्रभाव को, हमारे बढ़ते प्रतिभा को, हमारे बढ़ते क्षमता को दबाने का यह साजिश है। वो अब ईश्वरीय साजिश हो या कोई विलन का साजिश हो, बात सत्य यही है। राजनीति की जहां तक बात है, निश्चित रूप से हम लोग लापरवाह हो गए। हमारी लापरवाही, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो यहाँ प्रत्येक मानव के रग रग में समाया हुआ है, वह भूल गया कि यह कोरोना महामारी क्या है। चुनावी सभाएं भी होने लगी, पक्ष विपक्ष में जिस तरह से खेल होने लगा, वह लगा कि कोरोना महामारी इस देश से चली गई। लेकिन दुश्मन जो होता है वह आज का दुश्मन छिप के साजिश रचता है, छिप के वार करता है, जिसका कहीं न कहीं प्रभाव है। आज भी हम बिहार के लोग हैं, नित्य 11,000 से 12,000 तक लोग चिन्हित होते हैं, जबकि सत्य ये है जो घर में बैठ के उससे कई गुना ज्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। शहरी एरिया में जोड़ों का आतंक है। हमारे बच्चे भी अगर शहरी एरिया में हैं तो हम भी भयभीत हैं, लेकिन बहुत चिंता की विषय नहीं है। यह धर्म देश है। यहाँ अब राजनीति को छोड़ के इस देश को, नागरिकों को समझना होगा कि हम इससे निजात कैसे पाएंगे, इससे बचने का क्या हमारे लिए उपाय होगा, और उस पर कड़ाई से हम लोगों को उस एक्टिविटीज का पालन करना होगा। देखिए, हम लोग धर्म देश के नागरिक हैं। हम आज भी नित्य भजते हैं, हे भगवान महान बनूं मैं, दुख आकर मुझसे टकराए, गिरकर चूर चूर हो जाए, अविचल अटल रहूं दृढ़ होकर, प्रभु ऐसा चट्टान बनूं मैं। ये क्षमता आज भी इसी के नागरिकों में है। हम सिर्फ नागरिकों को कहना चाहेंगे, राजा पर अब दोष मढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि राजा तो देश में अब कोरोना महामारी से बचने के लिए व्यवस्थाएं करती जा रही है, लेकिन सभी व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही है। आज बढ़ती है व्यवस्थाएं और कल बौना हो जाती है। तो निजात पाने का यह रास्ता नहीं अब हमारे लिए बचा है।
हमारे लिए कोरोना महामारी से निजात पाने का सिर्फ रास्ता यही है जो हम अपने दैनिक जीवन में जागरूकता पैदा कर दैनिक जीवन को साध कर इस महामारी से निजात पा सकते हैं। हम पिछले दिनों भी डिबेट में कहे थे कि एक बार संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है और हम अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुकूल अपने जीवन को साधनामयी बनावे। क्या होगा, कुछ पर हम भूखे रह जाएंगे, सुरक्षित तो देश रह जाएगा। यहाँ तो राजनीतिक दल के लोग जो हैं पेट का सवाल उठाते हैं, राजनीति करते हैं आज भी। तो ये नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे, हम एक मानव सेवक हैं और हम क्या मानव सेवक हैं, हमारे प्रखर मानव सेवक लोग अभी हमारे बीच है। हमारे कार्तिक जी, इनका जो एक्टिविटी 10 साल से मानव सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा है वह सराहनीय है। मानव सेवक लोगों को कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अपना फर्ज निभाना है। हमारे बीच रेखा जी जैसे प्रतिभाशाली लोग हैं, हर समय अलग जगाते रहते हैं। संजीव जी से नया परिचय हुआ है, लेकिन जो एक्टिविटी क्षमता जो जज्बा इनमें देखते हैं, ऐसे लोगों का समूह जब पूरे भारतवर्ष में उतर जाएगा, ठान लेगा, अब राजनीतिक दल के लोगों के प्रति श्रद्धा भी लोगों की नहीं रह गई है, जो बात सच है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अकेला क्या करेंगे, अकेला क्या कर सकते हैं? अच्छा, माफी चाहूंगा इसमें, बच जाए किसी के प्रति जी। मैं इसमें जो है सो थोड़ा सा डिबेट को और थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। प्रफुल्ल जी ने बहुत एक जायज बात कही थी और वो मैं रेखा जी के पास वो प्रश्न छोड़ता हूं, फिर वो आऊंगा मैं संजीव जी के पास और फिर प्रफुल्ल जी आपसे और फिर कार्तिकेय जी के पास आऊंगा। इन्होंने कहा कि सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में तो हमने बहुत अच्छा किया, सेकेंड वेव में हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई और जो बाहर की जो पत्रकारिता है, जो जर्नलिज्म है, वो जो आज विभत्स रूप भारत का देख रही है, वो उससे उसका आकलन जो है सो खराब हो गया। लेकिन ये आकलन खराब जो है सो यूके में भी हुआ, यूएस में भी हुआ, तो भारत को ऐसे क्यों देखा जा रहा है? मतलब महामारी का कंट्रोल तो हमने कहीं नहीं देखा। हमने तो देखा कि यूएस में जो है सो ट्रंप चले गए, यूके में भी कमोतर यही हाल था, इटली में हमने वही देखा। तो ऐसा क्या हमने गुनाह कर दिया इस समय जो हमारा आकलन जो है सो फिर से नीचे चला गया? रेखा जी प्लीज कंटिन्यू करें। नमस्कार, जन मीडिया टीवी का बहुत आभार, विकास सर आपका बहुत आभार, सभी मान्यगणों का धन्यवाद। जैसे कि आपने बोला कि हमारी क्या गलती हुई है, हमारा आंकड़ा ऐसे क्यों जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगी, वो ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को निश्चिंत हो गए कि कोरोना आ गया, और ये संदेश हमने अपने दिमाग को दिया और हम उस तरीके से काम करना शुरू हो गए। फिर से वही इलेक्शन, फिर से वही मीडिया। नहीं, मेरा क्वेश्चन रेखा जी मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि आंकड़ा तो ऐसा खराब जो आंकड़ा था वो यूके में भी हुआ है, ठीक है, उनका सेकंड फेज बहुत बुरा गया, ठीक है, यूएस में भी हुआ, यूएस में ट्रंप हार गए इसी आंकड़े से। तो ऐसा इंडिया में क्या हो गया कि जो बाहर के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भारत की दुर्दशा है उससे उनकी कमोतर हम उनको आंकेंगे, ऐसा क्या हो गया? मतलब ये तो दुर्दशा है, उसके आगे सॉरी मैं सुन नहीं पाई आपके शब्द। भारत की अच्छा, मतलब जो कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है, अगर आप एक कंपेयर कीजिए, एक तथ्य रखिए। इन्होंने कहा, कार्तिकेय जी ने बहुत अच्छा बात कही कि जो है सो भारत की बदनामी हो रही है बाहर के देशों में, क्योंकि हमने पहला बार अच्छा किया और दूसरी बार जो है सो हम बिल्कुल ही फेल हो गए। लेकिन ये जो फेलियर है ये कॉन्टिन्यूसली हम देखेंगे, यूके में भी फेल मतलब हमने देखा कि वहां की सरकार फेल हो गई, वहां की व्यवस्था फेल हो गई, इटली में फेल हो गई, बाकी जो यूएस में था वहां पे भी हम मतलब उनकी सरकार और व्यवस्था फेल हो गई। तो हमारी व्यवस्था को उंगली कैसे उठाया जा रहा है, इस पे मैं आपसे चर्चा चाह रहा हूँ। सर, हमारी व्यवस्था को उंगली इसलिए किया जा रहा है, हमारी व्यवस्था को फेल ज्यादा इसलिए बताया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि जैसे कार्तिकेय जी ने बोला, हमारे भारत में वो क्षमता थी, है और रहेगी कि हम भारत विश्व गुरु के पायदान पे थे और आगे बढ़ते ही जा रहे थे, अपने आप को एक मिसाल के तौर पे प्रस्तुत कर रहे थे। हमने बहुत हद तक कोरोना पे विजय प्राप्त कर भी ली थी और बहुत हद तक हमने इस लड़ाई को एक तरीके से जीत भी लिया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, बीच में या तो हम सुस्त पड़े हैं
या व्यवस्था को फेल मानिए या किसी भी तरीके से ऐसा विस्फोट हुआ है जिससे भारत की छवि को बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, दोषारोपण किया जा रहा है, और इसका जो फायदा है वो विश्व के दूसरे देश उठा रहे हैं जो बहुत दिनों से भारत नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है उनको ये मौका मिला है और वो इस मौका को चूकना नहीं चाहते, और इसी मौके का फायदा उठा के भारत, बाहर के देशों की बात क्यों करें सर, हमारे भारत में हमारे अपने लोग दोषारोपण में लगे हुए हैं, राजनीतिकरण में लगे हुए हैं। हम दूसरों को ब्लेम क्यों करें, हम अपने गिरेबान में झांके देखें। हम क्या कर रहे हैं, हम इस समय में भी राजनीति कर रहे हैं, इस समय में भी जमाखोरी हो रही है, इस समय भी मानवता को हम भूल गए हैं। हम सिर्फ अपना और अपना फायदा देख रहे हैं। जब तक हम अपने आप को अपनी व्यक्तिगत तौर पे अपनी छवि नहीं सुधारेंगे, अपना फर्ज नहीं निभाएंगे, तब तक सर हम दूसरों को ब्लेम कर ही नहीं सकते। हम अपनी एकता को भूल गए हैं, उसका फायदा उठाया जा रहा है। ये एक जो टर्म आपने रेखा जी ने बोला वो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि क्या है कि हमने देखा पिछले कुछ शासन कालों में क्या होता था कि जब भी विपदा आती थी पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में सहभागिता निभाता था। इस बार हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उन्होंने कोवैक्सीन तक को एंट्री नहीं दी। ठीक है, वो कहते हैं कि 18 साल से अभी हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। इस तरह के निराधार अपराध, मतलब वो इस तरह के निराधार जो चीजें हैं जो स्प्रेड आउट हो रही हैं, जनता को और गुमराह करते हैं। तो ये एक कारण जो है सो बहुत निकल के आ रहा है। संजीव जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो दो चीजें और निकल के आई, मैं मतलब ये डिस्कशंस थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा था, लेकिन अभी चूंकि ये चर्चा चल उठी है तो ये जो इंटरनेशनल एजेंडा है, ठीक है, उसको आप कैसे उसको परिदृश्य में देख रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल एजेंडा ये भी है कि कोरोना के आड़ में भारत की छवि को थोड़ा सा और खराब किया जाए? क्योंकि ये सारी चीजें तो वो लोग भी झेल चुके हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि यूएस में कोई डेथ नहीं हुआ या डेथ क्लेम नहीं हुआ। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो 135 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हमारी है, और उसमें से अगर हमने आंकड़ा, तो खैर हमारे जो भी भाई गए हैं वो आंकड़ा में बयान नहीं किया जा सकता, वो दुख है हमारे लिए, लेकिन अगर उसको कंपैरेटिवली एनालिसिस अगर हम यूएस से करें तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी नहीं है, और 5-6 लाख के आसपास की संख्या तो उनकी उसमें टर्म्स में गई हुई थी। तो ना वहां पे हॉस्पिटल की कमी है, आप विकसित देश हैं, हम तो विकासशील देश हैं। तो इसको कैसे जायज ठहराया जाए, इसमें कैसे आप इसको आकलन करेंगे? सबको नमस्कार और जन मीडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद बार बार गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए। षड्यंत्र तो है, षड्यंत्र तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ पिछले 2-3 वर्षों से ये चल ही रहा है, वैश्विक स्तर पर षड्यंत्र तो चल ही रहा है और हर देशों की स्थिति खराब हुई है, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, इटली हो, जर्मनी हो, सबकी स्थिति खराब हुई है। हम तो बार बार देख रहे हैं, अपने देश में भी हमने कई बार देखा, मेरे तो कई परिचित काफी बुरी स्थिति हो गई। हमको यही समझ में आया कि व्यवस्था ने हाथ पैर अपने खड़े कर दिए। व्यवस्था कह रही है कि जी अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, आप बीमार ना पड़े, आप बीमार ही ना पड़े, हॉस्पिटल ही मत आइए। तो फिर से वही बात आ रही है कि ऐसी व्यवस्था जहां पे बीमार ही ना पड़े और उसी के प्रति बार बार आग्रह हो रहा है। बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि हम बीमार ही ना पड़े। ठीक है, अधिकतर लोग कोरोना से मरे हैं, नहीं मरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जिनकी स्थिति खराब हुई है वो हॉस्पिटल में जाने से हुई है। तो बार बार यही बात आ रही है कि हम बीमार ही ना पड़े, और वो व्यवस्था हमारे पास थी परंपरा में। और अब ये मौका है शासक के पास कि वो वैश्विक स्तर पर इस बात को बोले, वैश्विक स्तर पर इस बात को बोले कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि हम बीमार नहीं पड़ सकते। अब ये भी जिम्मेदारी शासक की है और हमें प्रश्न पूछना ही पड़ेगा शासक से कि आप ग्लोबली इस बात को कितना उठा रहे हैं कि हम बीमार ही ना पड़े। उनके पास तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, उनके पास तो केवल बीमार करने वाली व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास बीमार नहीं रहने वाली व्यवस्थाएं हैं। तो ये मुझे लग रहा है एक ग्लोबल डिबेट का समय है और जिसमें ये जिम्मेदारी शासक की है। अच्छा कार्तिकेय जी, मतलब इसको थोड़ा सा हमने रुख दिया है, हालांकि मतलब मेरा एजेंडा ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि ये बहुत ही गंभीर मंथन है, ठीक है, जो अब हमारे लिए जो है सो मतलब मैं चाहता हूं कि उसका कुछ हम समाधान निकाल सकें, ठीक है।
आपने इस परिप्रेक्ष्य में देखा कि कई जगह से, जैसे अभी इन्होंने प्रफुल्ल जी ने भी इसको इंडिकेट किया कि इट्स इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हो सकता है, ठीक है, कि जहां पे कुछ छवि को धूमिल करने की बात कही जाए। और आपने जैसे बोला कि इंडिया की मीडिया कुछ अलग है और इंटरनेशनल मीडिया का जो तंत्र है वो अलग है। मैं समझना चाहूंगा कि मैंने तो हालांकि डिबेट मैंने शुरू किया है, लेकिन मैं आपसे इसकी गंभीरता समझना चाहता हूं कि आपने जो उसमें उस पैरामीटर्स में अलग आपने देखा है, और आप इस संदर्भ को इसलिए अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप इंडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स भी इस बात को और अच्छे से समझ सकें। जी प्लीज कंटिन्यू करें आप। धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, करीब लगभग 1.5 साल पहले। अच्छा। 2019 में नवंबर दिसंबर के आसपास इस कोरोना ने अपना जन्म लिया है इस दुनिया में, ठीक है साहब। उसके बाद जब इसने जन्म लेने के बाद चाइना, हम मान के चल रहे हैं अभी तक, मतलब कोई डायरेक्ट साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन बहुत इंगित कर रहा है कि चाइना से ये ओरिजिनेट हुआ। होने के बाद ऑब्वियसली ट्रैवल के माध्यम से जब आप यात्रा करते हैं, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ से मेरे ख्याल से लगभग हर देश में यात्राएं होती हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो, चाहे वो सामान के माध्यम। हाँ, कोई व्यापारिक हो सकता है संबंध हो, क्योंकि व्यापार, हाँ ठीक है जी बिल्कुल। होने के बाद हम लोगों को पता चला, और जो WHO है उसने एक अलर्ट जारी किया कि भाई ऐसा है कि किसी एक अदृश्य टाइप का कोई वायरस, जिसको कोविड-19 उन्होंने नाम दिया, ये आ गया है। और आने के बाद उन्होंने एक सर्कुलर दिया कि जैसे ही आप विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं, आने के बाद 13 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो जाइए। 13 दिन तक आप एक कमरे में बंद हो जाइए। 13 दिन तक आप अपने शरीर की गतिविधि पर ध्यान रखिए। अगर कोई आपके अंदर डेवलपमेंट से हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू डेवलप हो रहा है, तो आप जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे कंसर्न कांटेक्ट कीजिए, इसको बताइए कि मैंने अभी विदेश की यात्रा की है या जो भी है, मुझे समस्या हो रही है। ये ऐसा था, ऐसा हर देश ने WHO की जो नोटिस आया उसके तहत करना था। बिल्कुल। हम लोगों के यहाँ ये नोटिस आया, मतलब और देशों की तरह हमारे पास भी आया। और जैसे आपने अपने देश की जनसंख्या बताई, तो हमारे देश की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बनती है। हमारे यहाँ बाकी देशों से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपनी व्यवस्था को इवेलुएट करने के बजाय हम लोगों ने उसको मोड़ दिया धर्म से, राजनीति पार्टियों से। खास तौर पर नाम लेना चाहूंगा तबलीगी जमात, अगर आपको याद हो, बड़ा मतलब हाँ बिल्कुल करूंगा कि हम लोगों ने जो 2020 का प्रथम क्वार्टर था, पहला क्वार्टर था, केवल तबलीगी जमात पहला पूर्ण रूप से तबलीगी जमात चला दिया साहब पूरे भारत को। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ भेड़ चाल है, हमारे देश में, हमारे देश में भेड़ चाल होती है। उस भेड़ चाल के हिसाब से आदमी चलता है। हमने पूरे देश में जो हिंदू थे उनके दिमाग में ये डाल दिया कि साहब तबलीगी जमात की वजह से हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया। हम लोग उसके जो नाइजर थे उनके पीछे पड़ गए, टीवी में 24 घंटे वही चलने लगा। बाकी अब उस समय बाकी देश जो थे वो अपनी और हम लोग लगे हुए थे इसी खोजबीन में कि हम छापे मार रहे हैं, शामली जा रहे हैं, कभी वहां दिल्ली में ओखला में मार रहे हैं, जामा मस्जिद फलाना चिलाना करे हुए हैं। तो हमने पब्लिक को जो है माइंडसेट को एक बिल्कुल एकत्र करके बिल्कुल डिफरेंट उसमें ले। अब साहब क्या हुआ, हमारी जो बॉडी है, क्योंकि भारतीय मसाले हम लोग खाते हैं, ठीक है, खूब अच्छे से हम उसका सेवन करते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भारत के लोग हैं, या चाहे उसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, मतलब हाँ एक ही चीज है, एक ही रीजन है, वो एशिया वाला जो रीजन है वो एक ही है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो हमारे यहाँ जो शरीर की क्षमता हम लोगों की है वो कोरोना को झेलने की ज्यादा है। हमारे यहाँ तो कालाजार, टाइफाइड, ऐसी बीमारियों की आदत है। हाँ। तरह तरह के बुखार, गोरखपुर में जापान का कौन सा बुखार होता है, तो हम तो उससे झेलने वाले लोग हैं। तो वैसे भी जो हमारा रहन सहन है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका राजनीतिकीकरण किया। और हम लोग, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि धर्म, हम लोग एक्चुअली भारत जाना जाता है एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में, जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है। लेकिन ये दुर्भाग्यशाली है, मैं एक बात और दुर्भाग्यवश है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ जब भी देश में कभी कोई विकट समस्या आती है, तो हम लोग उसको जाति और धर्म से जोड़ देते हैं।
और क्योंकि पब्लिक गुमराह हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको डाल दिया है, तो हम लोगों का मत जो है उस तरफ ले जाते हैं। मेरा मूल रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो समय था हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म को, स्ट्रक्चर को मजबूत करने का, कि इस पे कोरोना जैसी भयानक बिल्डिंग एक आने वाली है, इसलिए इसके फाउंडेशन की बहुत मजबूतीकरण की जरूरत थी। हम लोगों ने उस समय उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान, भगवान की दया मानिए, अल्लाह का शुक्र मानिए कि उस समय भारत में कंपैरेटिवली यूएस वगैरह की कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पे कम थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने कोरोना पे विजय पा ली। थाली बजवा दी हमने, लोटा बजवा दिया, थाली बजवा दी हम लोगों ने, इस तरीके से। माफी चाहूंगा मैं अब थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा। मैं इसलिए आपसे माफी इसलिए चाहूंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ तो किया। गवर्नमेंट ने देखिए 2 वैक्सीन की कंपनियां यहाँ पे स्टैब्लिश की, इसी दौरान स्टैब्लिश किया, ठीक है, थाली बजवाया, ये सब तो चलता ही रहा। लेकिन जो है सो आपके अगर इस तुलना में आप अगर ये कहेंगे कि जब हमारे यहाँ केसेस कम आए तो उसका प्रभाव भी तो उनको क्रेडिट हमें उन्हीं को देना चाहिए जिनको आज हम गालियां दे रहे हैं। अगर हम व्यवस्था के नाम पे उनको हम ये कह सकते हैं, नहीं देखिए, हमने ये एक व्यवस्था में कहा कि आपने जो है सो आपके मतलब वो भगवान का शुक्र था कि हमारे यहाँ कम केस है। ऐसा नहीं है, केस तो उस समय भी आए थे हमारे पास, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया लॉकडाउन के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब आज के डेट में क्या है कि वो विषाक्त हो गया। कुछ छोटी मोटी खामियां हो सकती हैं कि गवर्नमेंट ने छोड़ रखी हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को फेवर भी करूंगा कि देखिए कई चीजें ऐसी हुई हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने दुरुस्त तो किया है, लेकिन जो सेकंड फेज था वो हो सकता है कि उसमें कहीं से चूक छूट गई होगी, लेकिन फर्स्ट फेज में तो आपको वो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकासशील देश और विकसित देश में फर्क होता है। अभी आपने भी हाँ बिल्कुल अपने स्टेटमेंट में समझाया जी। जब हम लोगों को मालूम है कि हम विकासशील देश हैं, और हम लोगों की जनसंख्या बताने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा। हम लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, इन राज्यों की ये जनसंख्याएं हैं, और हम लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ अगर इस तरीके की महामारी होती है तो हमारे यहाँ कितने बेड्स होने चाहिए, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, यही तो होना है कि देखिए अगर कोई विकासशील देश है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा नहीं, और जब विकसित देश होके आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद फिर आपके यहाँ तबाही हो रही है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? मतलब ये तो मतलब डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कि हम जो है सो एक तरफ बोले कि हमारी अगर कम तबाही हुई तो भगवान की देन है, और हमारे ज्यादा तबाही हो गई तो हमारी देन है। नहीं सर, ये साइंटिफिक है। अगर आप हमारे पास पर्याप्त 1 साल था, हाँ उस साल था बिल्कुल। 1 साल के इस समय में हम लोगों ने कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, और हमने कितनी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर बेड का कितना मुआयना किया, पर जिला कितनी जनसंख्या थी, वहां पर कितने डॉक्टर्स थे, इन तमाम सांख्यिकी जो देखिए सांख्यिकी विभाग होता है, लीडर्स। हाँ प्लीज कंटिन्यू कीजिए, वो बीच में थोड़ा सा टेक्निकल क्या था वो डिस्टर्ब हो गया था, तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप यू प्लीज। चाहूंगा कि जो हमारे देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर में हर जिले में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ऑलरेडी हैं, मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, गांव प्रधान हैं, मुखिया हैं, विधायक हैं, ये हमारा एक सिस्टम है, और इन सबका डेटा हमारे पास उपलब्ध है भारत में। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई सर्वे करना पड़ेगा कि हमारे फलाने जिले में कितने आदमी हैं, कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर हैं। नहीं ठीक है। ये तमाम डेटा होने के बावजूद हमने प्रोएक्टिवली इस पे काम ना करते हुए हमारी प्रायोरिटी हेल्थ हमने की नहीं, हमने हेल्थ सिस्टम को प्रायोरिटी दी नहीं। हम लोगों ने मजबूरन बस हम लोगों को स्कूल बंद करके चलना पड़ा कि किसी बच्चे की डेथ ना हो जाए, या हम लोगों को जो करना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी देशों में और हमारे देश में क्या अंतर है। बाकी देशों में क्या हुआ कि उन लोगों ने वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया, क्योंकि वैक्सीनेशन इसमें की है। अगर आपको बचना है, अपने देश को बचाना है, तो आपको वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमारे भारत में वैक्सीनेशन हो रहा है जी, हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बीइंग अ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है सर, सिंगल डोज लग चुका है, 2 करोड़ लोगों को हो चुका है जो सिंगल डोज। आप जब हवाईजहाज में हैं और ओरिएंटेशन होता है तो जो मैडम बताती हैं आपको, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो सर हम लोग जो हैं 70 देशों की मदद करते जा रहे हैं। हम लोग अपने देश में पहले देख लें साहब, हम लोगों को देखिए इस समय जरूरत नहीं है नाम कमाने की पूरी दुनिया में। इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है हिंदुस्तान के नागरिक को बचाना है।
ठीक है। अच्छा प्रफुल्ल जी, बनते रहेंगे, जितना रहेंगे बन जाएंगे दोबारा। प्रफुल्ल जी, ये यही मैटर है कि हमने केवल जो है सो केवल अपना नाम कमाने के लिए ये किया। आज हमारे ऊपर जो ये आपदा है उसमें गंभीरता से लेने की बात होनी चाहिए थी, हमने लिया नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, ये कार्तिकेय जी ने बोला है। आप इसको कैसे बताएंगे, बताइए। देखिए, मेरा मानना है हमारा भारत देश जो है धर्म देश है, और भारत देश में आजकल दिखावा बहुत बढ़ गया है। यहाँ की प्रकृति बदल चुकी है। यहाँ थोड़े में हम लोग इतराने लगते हैं, और कहावत है अपने भारतवर्ष में, घमंड भगवान का भोजन होता है। और जिस संस्कृति के तहत हम थोड़े में इतरा कर अपने भाई से दूर होने लगे थे, आज भगवान ने ही ऐसा बीमारी लाया कि एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। घर में अगर बीमार है तो हम उसके नजदीक नहीं जा रहे हैं। देखिए, मेरे जैसा लोग रोज 1-2 पेशेंट को आज भी दवा तक लाके घर तक पहुंचाता हूं, क्योंकि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और समाज साहस हार चुकी है, और जब समाज साहस हार चुकी है तो आप सोच सकते हैं कि यह निश्चित रूप से इसका असर राजाओं पर पड़ता है। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे राजा भी कमजोर हो चुके हैं। विश्वास उठना यह एक बड़ी बात है, और विश्वास प्राप्त करना यह एक बड़ी बात है। हमारे कार्तिकेय जी ने कहा है, जो हम विश्व को मदद करने चले थे, तो विश्व को मदद करने चले थे और देश हमारा पीछे छूट गया। तो यहाँ है क्या, जो हम व्यक्ति जो है इतना अपने नाम का भूखा है, जो जिस रूप से आगे बढ़ना चाहता है वही इस देश के लिए घातक है। आज हम किसी को अवसर दे देते हैं, कल वो हमको पीछे छोड़ने का प्रयास शुरू कर देता है। बहुत बड़े से बड़े दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो कल तक दोस्त थे, और उनको हम अगर कोई अच्छा अवसर दे दिए तो हमें भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजाओं की इच्छा शक्ति में अहंग नहीं होना चाहिए, और यह निश्चित रूप से चर्चा का आज विषय बना हुआ है। एक चीज और मैं इसमें बोलूंगा। देखिए, ये अगर मतलब इसको भारत देश के परिदृश्य से भी थोड़ा सा ऊपर मानवता के परिदृश्य से देखा जाए, क्योंकि बाउंड्रीज तो कोई, मुझे नहीं लगता कि अगर एक फिलीपींस में आदमी रहता है और एक इंडिया में आदमी रहता है, या एक यूएस में आदमी रहता है, या एक चाइना में आदमी रहता है, मनुष्य मतलब मनुष्य ही हो गया, ठीक है, उसकी पैदाइशी कहीं से भी हो जाए। अगर उन्होंने यहाँ से कुछ डोजेज निकाल के अगर बाहर दे ही दिया तो कुछ उसमें मुझे लगता है ये भी मानवता का एक कंसर्न है, क्योंकि उस समय इंडिया की ऐसी स्थिति अचानक से नहीं आई थी। रेखा जी, आप इस पे क्या बोले? एक मिनट, रेखा जी से पहले, रेखा जी से फिर मैं। देखिए है क्या, हाँ, भारत को अभी छिप के चलने की जरूरत है। भारत को अभी कुछ दिनों छिप के चलने की जरूरत है। भारत के पास आज भी किसी बात का अभाव नहीं है, सिर्फ बात का अभाव इतना है जो अच्छे लोग घर बैठ गए हैं, बुरे लोग सड़क पर आ गए हैं। तो प्रकृति को ये अच्छा नहीं लगता। प्रकृति ही सदृश्य भगवान है। ये सब बातें तो भारत में पांव फैलाई है, इसको हमको मानना होगा। और हम इससे दूर चले गए हैं, जिसका भोग भोगेगा कौन? हम जब प्रकृति का दोहन करने में थोड़ा भी नहीं घबराते हैं, तो प्रकृति जिसे हम सब भगवान रूप में मानते हैं, वो प्रकृति क्या हमको छोड़ेगा? तो इस सब का भोग आज हम भोग रहे हैं। रेखा जी से मैं पूछूंगा, थोड़ा समय हम लोग अब इसको क्लोज भी करेंगे। के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह जो प्रवृत्ति है इसको हमको त्यागना होगा। यह धर्म देश रहा है, हम विश्व गुरु रहे हैं, और आज भी हमारा है। उसके लिए हमको दिखावा छोड़ना होगा। दिखावा भगवान का भोजन होता है, और हम भगवान पर विश्वास करके चलने वाले लोग हैं। हम रेखा जी सबों को आगाह करना चाहते हैं। ठीक है। रेखा जी, क्या इसमें आप अपना इनपुट्स कैसे देंगे? मतलब इसको मानवता के परिदृश्य में देख लिया, अगर उन्होंने डोजेज बांटे तो वो तो ये था कि हाँ, इंसानियत के नाते हमने बांट दिया। उस समय हमारे पास ऐसी व्यवस्था थी नहीं, हम तो ये नहीं जानते थे कि अचानक से सेकेंड फेज इतना खतरनाक होगा कि लोगों को नुकसान पहुंचा जाएगा। कैसे देखेंगे आप इसको? सर,
मजबूत थी और हम इस स्थिति में थे कि हम वसुधैव कुटुंबकम को पालन करते हुए पूरे विश्व को एक परिवार समझते हुए मदद करने की उसमें थे, समय में थे, हम सक्षम थे जी। और इतनी विकट परिस्थिति होगी ये भी इसका अनुमान लगाना भी बहुत कठिन था। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर जोड़ना चाहूंगी सर कि क्या सारी व्यवस्था, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सरकार की होती है, हमारी अपनी पर्सनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब एक साल से बोला जा रहा है मास्क लगाया जाए, 2 गज की दूरी की जाए, सोशल डिस्टेंस किया जाए, अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, तो क्या ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम अपनी सुरक्षा करें, अपनों की सुरक्षा करें? अगर हमने अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा के लिए अपने पूरे एफर्ट्स किए होते तो आज शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। व्यवस्था जरूर कहीं चरमराई है, व्यवस्था जरूर कहीं ना कहीं फेल हुई है, लेकिन हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते, हम अपने आप को पूरी तरीके से फ्री नहीं रख सकते कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कोरोना को हम बाहर से लेके आए हैं, कोरोना हमारे घर नहीं आता, हम जा रहे हैं बाहर, हम उसको लेके आ रहे हैं, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हम अपनी रक्षा करें? एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, तो क्या व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे बड़ी नहीं है? तो मैं इसको सबसे बड़ी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। जहाँ तक आपने बोला मानवता, मानवता इंसान का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। उस समय में हम उस सक्षम थे, शक्तिशाली थे, और क्योंकि भारत की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, तो हम विश्व को साथ में लेके चलते हैं। हमने विश्व को व्यापार की तरह नहीं, परिवार की तरह देखा, लेकिन इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। संजीव जी थोड़ा सा, हाँ प्लीज। हाँ अच्छा, मैं कार्तिकेय जी एक मिनट आपको और रोकूंगा। मैं संजीव जी से बात करते हुए लास्ट आपसे कंक्लूड करके उसको फिर इसकी समाप्ति कर देंगे, थोड़ा सा समय का भी अभाव है। संजीव जी, ये जो पूरा परिदृश्य है अभी जो हमने पूरा देखा, इंटरनेशनल परिदृश्य में भारत ने कितना बाहर किया, कितना अंदर किया, और इतना हम अति उत्साही हो गए कि जो है सो हम अंदर की व्यवस्था को भूल गए और बाहर को सजाने लगे। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये महामारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महामारी तो ये है, और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जितनी भी महामारियां आई सब बाहर से ही आई। कोरोना भारत से तो प्रारंभ नहीं हुआ, इससे पहले हैजा आया, हैजा भी बाहर से ही आया, प्लेग भी बाहर से ही आया, HIV जैसे वायरस भी बाहर से ही आए। तो सबसे बड़ी बात है कि इतने पैंडेमिक्स झेलने के बाद भी भारत का शासक कभी ये विचार नहीं करता है कि वो कौन सी व्यवस्था है जो कि ग्लोबली उस विषय को उठाया जाए। हमारे यहाँ हमारे शासक में इतना दम ही नहीं है कि वो इस बात को आग्रह पूर्वक कह सके कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पूरे वैश्विक स्तर पे चैनलाइज किया जाए और रेगुलेट किया जाए। हमको बार बार कोई आता है, मार के चला जाता है, हम देखते रहते हैं। क्या हम केवल पिटने के लिए बने हैं? फिर तो कल को, आज कोरोना खत्म आ जाएगा, कल को कोरोना आ जाएगा, टोरोना आ जाएगा, और हम बार बार पिटते रहेंगे। तो एक शासक के रूप में ग्लोबली हमारी इंटरनेशनली एक जिम्मेदारी है। आप के मंच से, बड़े बड़े मंचों से अब इस बात को बताइए कि एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे विश्व को स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से एक स्टेबल विश्व जिसको कहते हैं, एक स्थिर पृथ्वी हमको मिल जाए, ऐसी व्यवस्था ग्लोबली आपको ये आग्रह करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है। चलिए कार्तिकेय जी, चर्चा हो। कार्तिकेय जी, दूसरी बात, अच्छा प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एक बात मैं और जोड़ूंगा, जो रेखा जी ने भी काफी अच्छी बात कही है, मानवता का जो क्षय हुआ है, तो मैं इसमें काफी अच्छी बात जोड़ूंगा, इम्यूनिटी तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन ह्यूमिनिटी हमारा डाउन हो रहा है, तो ह्यूमिनिटी बढ़ाने की जरूरत है। हाँ कार्तिकेय जी, यहाँ पे एक प्रश्न जो इन्होंने छोड़ा है, मैं उसको व्यवस्थित करते हुए आपसे फिर इस कार्यक्रम को हम समापन कर देंगे। इन्होंने जो पॉइंट इंडिकेट किया था, चलिए मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू ही करिए, फिर मैं जो मुझे याद आ जाएगा आई विल आस्क यू। थोड़ा सा आप लोगों को एक जगह मैं कहूँगा कि जो अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भारत वैक्सीन दूसरे देशों को बांट रहा है, ठीक है, प्लीज बांट नहीं रहा है, बेच रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा मैं आपको डेटा बता दूं, 66 मिलियन वैक्सीन अभी तक हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और
जनवरी से लेके 130 मिलियन डोजेस दिए हैं यहाँ पर अपने देश में, ठीक है। हम लोग जिस तरीके से, क्योंकि अब समझिए कि भारत क्यों कर रहा है, हमें समझने की जरूरत है। पूरे विश्व में जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी कि दवाई की प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है, वो भारत के पास इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास जॉब ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। वैक्सीन की डिमांड भारत में ज्यादा आ रही है कि आप बना सकते हैं भारत वालों, बना करके हमें दो। भारत की जो कंपनीज हैं वो उस फार्मूले को वैक्सीन का रूप दे करके बना रही है। अब उनके पास विकल्प है कि भारत के अंदर में भी बेच सकते हैं और विदेश में भी बेच सकते हैं। अब इसमें शासक ने सोचा कि यार बहुत अच्छा समय है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर, हमारे यहाँ वैक्सीन बन ही रहा है, तो हम बाहर के देश वही है कि साहब ऑक्सीजन की जरूरत पहले हमें है, जो उसके बाद मेरे पड़ोसी को है। मैं बचूंगा तब तो मैं उसे दे पाऊंगा। देखिए यही वो शासक थे जिन्होंने मतलब -28% इकोनॉमी डाउन कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया था, और उसके बाद भी उनकी काफी फजीहत हुई थी। उन्होंने जो है सो, मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई आदमी एक काम अच्छा कर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी गलतियां कर रहा है तो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे को अच्छा बोलना पड़ेगा, खराब को खराब बोलना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से जितना संगठन इन्होंने बंगाल के इलेक्शन में दिखाया, इतने सारे बाकी राज्यों के विधायक और इतने ज्यादा आदमी भेज दिए, और उसका परिणाम आपके सामने है। जनता साहब बेवकूफ नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमेशा जीतेगा, आप ध्यान रखिए। अब पता लोग क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे कि यार बंगाल के लोग पागल हैं। पागल नहीं है बंगाल का, नहीं, देखिए कोई पागल नहीं है। देखिए जिसने चुना है वो भी जानता है, और जिसने नहीं चुना है वो भी जानता है। उसको मतलब समझदारी के परिदृश्य से नहीं देखना चाहिए। तो फोकस था, देखिए जो फोकस था पिछले 1 साल में, वो बंगाल के इलेक्शन पे ज्यादा फोकस था, कुंभ पे ज्यादा फोकस था, हवाई जहाज से जो लोग जा रहे हैं कुंभ पे, उनके ऊपर फूल वर्षा करने का ज्यादा फोकस था। अभी आपको मैं एक और गंभीर समस्या, इस कार्यक्रम के बाद एक दूसरा मेरा लाइव प्रोग्राम है जिसमें मैंने आवाज उठा रहा हूँ। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली। हमारे यहाँ इस समय जनेऊ संस्कार और मुंडन संस्कार और विवाह का समय है, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बाकी राज्यों से, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग काम करते हैं हमारे यहाँ के, वो लोग अब गाँव जा रहे हैं और अब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 8 गाँव 10 गाँव वो लोग दावत करेंगे, ठीक है। दावत में लोगों को बुलाएंगे, मुंह पे मास्क होगा, बराबर में एक साथ जांग से जांग मिला करके लोग बैठे होंगे, जमीन पे बैठ करके खाना खाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आप इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ सबको मालूम, बड़ा आसान है कह देना कि भाई ये लोगों को करना चाहिए। अब देखिए, अगर हर बच्चे को पढ़ना चाहिए तो फिर तो टीचर की जरूरत नहीं, और टीचर को बहुत अच्छा काम करना चाहिए, फिर प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, और प्रिंसिपल को सारे रूल्स रेगुलेशन बताओ तो फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी की जरूरत नहीं है। सिस्टम है साहब, उस सिस्टम को समझिए, सबका अपना अपना रोल है। हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हम लोगों से भूल हुई, चूक हुई, उसका परिणाम हमारे पूरे देश के सामने है। हम लोग जो हमने, दूसरी एक गुरुजी की बात से मैं सहमत हूँ, अहंकार जो होता है और जो आत्म पहचान की बीमारी होती है इंसान को, वो बड़ी खतरनाक होती है। हमारी जो इस समय जो है, हम लोग प्रेजेंटेशन में लगे साहब। हमारे जो मतलब जैसे बच्चे का होता है ना कि आपने बच्चे को 2 महीने पढ़ाया, एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में बच्चा जो है 20 में से 18 मार्क्स ले आया। माँ बाप तो लोग बच्चों के घर पीट पीट के बजा रहे हैं, साहब मेरे बच्चे के 18 आए। अब जब हाफ ईयरली एग्जाम हुआ तो बच्चे क्या है 5 20 में से, तब हम बता रहे हैं कि टीचर खराब है, बच्चा बहुत। तो इसका मतलब क्या है, हम बच्चे को कंसिस्टेंसी हम नहीं दे रहे हैं, मतलब मोटिवेट हम नहीं कर पा रहे, सिस्टम को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमने चूक गए, हमसे चूक हुई है। और ये कहने में हम भारतीय नागरिक हैं, बेशक बाहर रह रहे हैं, और हमारे पास पासपोर्ट भारत है, ठीक है, और हमारे आप लोग जैसे रिश्तेदार और परिजन हमारे भारत में रह रहे हैं, हम चिंतित हैं। जब यहाँ पे डेटा देखते हैं, टीवी देखते हैं, अब यहाँ टीवी चैनल में जब हम लोग देखते हैं स्थिति यहाँ के मीडिया के माध्यम से, तो आंखों में से पानी आ जाता है, डर लगता है। तो फोन करते हैं अपनी बहनों को, भाइयों को, गुरुजी को, रेखा मैडम को कि भाई आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग ठीक ठाक हैं, और तब पता चलता है कि ये लोग रो रहे हैं। देखिए क्या स्थिति आदि, और हम बात कर रहे हैं कि हम वैक्सीन दूसरों को दे रहे हैं साहब। देखिए ये समय शक्ति प्रदर्शन का नहीं है, सभी राजनीतिक दलों को एक होना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा अगर इस समय बचना है, अन्यथा भारत बिल्कुल
खत्म हो जाएगी। आज की परिचर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप के पास कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, शायद वो तलाश सकें कि शासन व्यवस्था में दिक्कत थी, इंटरनेशनल साजिश थी, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, या और क्या समाधान हो सकता है भारतीय नागरिकों के साथ, भारतीय शासकों के साथ, भारतीय मीडिया के साथ। समाधान और समाधान पे हम लोग वर्कआउट करें, मानवता को प्रथम प्राथमिकता देते हुए इस सेशंस को आज हम क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जन मीडिया टीवी को भी, आप लोगों को भी बहुत अच्छा, जो अच्छा से रन करते हैं।